नमस्कार एवरीवन। आज हम पिछले एक डेढ़ हफ्ते में जो भी दुनिया में घटित हुआ है मेजर, उसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत हम करेंगे इंडिया के अंदर से, फिर चलेंगे यूएस की तरफ, फिर मिडल ईस्ट और वापस इंडिया पे ख़त्म करेंगे। तो इंडिया से शुरू करते हैं। तो इंडिया में जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसने क्लियर अपना एक स्टेटमेंट दिया और ये बात सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कर दी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड दे होल्ड सर्टेन पावर्स जो सिर्फ उनके लिए हैं और उनका काम उनका है, वो किसी और का नहीं है। और वो जैसे उसको चाहेंगे विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो उसको परफॉर्म करेंगे, जैसे कि पहले भी होता आया है। इसी तरीके से उन्होंने बात क्लियर करते हुए बोला कि हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हम कर रहे हैं SIR, वो हम पूरे देश में करेंगे, सिस्टमेटिक वे में करेंगे। और एक क्लियरेंस उन्होंने दे दी कि बिहार के बाद असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चाहे जो भी स्टेट हो उसमें ये किया जाएगा। ये दो तरीके से फ़ायदा करेगा। एक तो जो इलीगली हमारे देश में फर्जी वोटर कार्ड बनवाए बैठे हैं उनको क्लियर करेगा, और जो लोग या तो उन जगहों से जा चुके हैं, किसी और स्टेट में जा रह रहे हैं, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको क्लियर करके हमारी जो वोटर लिस्ट है उसको एक तरीके से क्लियर अप करेगा, और जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको और भी स्मूथली परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने, जब राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे तो उन्होंने ये बात क्लियर करी थी कि या तो आप इसके एफिडेविट में दीजिए वरना हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तब देखना यह है कि जो इतना टाइम उन्होंने बोला था वो हो चुका है। तो अब इलेक्शन कमीशन इस मामले में कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रबंध मतलब अपनी तरफ से निर्णय लेती है। आई होप कि कुछ ना कुछ तो किया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही मतलब के या बेसलेस अगर आप किसी पे भी बात उठाते हैं, उस पर कीचड़ उछालते हैं, तो आपको उसके कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि या तो आप एफिडेविट शो कीजिए वरना आप पे कार्रवाई होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने एफिडेविट वगैरह कुछ शो नहीं किया है, तो उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। चाहे अगर मैं ये सीरियस नहीं कि कांग्रेस अगर कोई और पार्टी भी होती और उन्होंने ऐसा किया तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। अगर आप एक संवैधानिक प्रोसेस से जाके कुछ बात कर रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो वो बात नहीं होनी चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, बिहार में SIR होने के बाद पूरे उसमें गहमा गहमी है। चुनाव के अंदर सीट शेयरिंग के हिसाब को लेकर महागठबंधन में बहुत मारामारी है। सबसे बड़ी बात, RJD के अंदर ये बात उठ रही है कि 243 सीट्स पर कहीं वो अकेले ही ना लड़ना पड़े उन्हें, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम 70 से कम सीटों पे नहीं मानेंगे, और 70 सीटों पे लड़के उन्होंने पिछली बार 19 जीती थी। तो उस पर अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये कह रही है कि इससे अच्छा तो हमने परफॉर्म किया तो हमारी सीटें भी बढ़ाओ। फिर बाकी फिर वोट काटने के लिए AIMIM है, दूसरी तरफ से आपकी प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम मेरे को भी याद नहीं आया, तो उनकी भी पार्टी है जो अपना फैक्टर दिखाएगी। इसके अलावा जो NDA है वो बिल्कुल क्लियर है। जीतन राम मांझी से भी बात क्लियर है, चिराग पासवान से बात क्लियर है कि किस किस तरीके से काम करना है। पिछली बार चिराग पासवान अलग थे तो उन्होंने 45 सीट्स पे असर डाला था, अब की बार वो 7 है, तो उन 45 सीट्स पे जो उन्होंने असर डाला था और जो नेगेटिव इफेक्ट गया था NDA की तरफ में, अब वो भी पॉजिटिव में आएगा और इनटू 2 आएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, चाहे कितना ड्रामेबाजी हो जाए, इनका सीट शेयरिंग अगर अभी भी ये क्लियर नहीं कर पाए, तो जहाँ तक पहले लग रहा था कि शायद 70-80 सीटों पे ये आएंगे, हो सकता है ये 60-70 से भी नीचे रह जाए। और महाराष्ट्र की तरह ही बिहार भी एक तरीके से एकदम
क्लियर बोले कि किसकी सरकार बननी चाहिए। तो आई होप कि जैसा अभी दिख रहा है वैसा ही हो, बाकी आने वाला टाइम बताएगा और हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके बाद जैसे कि आज सैटरडे है, अब कल संडे को वापस से इंडिया पाकिस्तान का मैच रख दिया गया है। सुपर 4 बोल के मैच रखे गए हैं कि सारी टीमें आपस में एक मैच खेलेंगी। सेमीफाइनल में क्रॉस वाला नहीं होगा ताकि मैचेस बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। सुपर 4 का मैच है, संडे का ही दिन लिया है, फिर से इंडिया पाकिस्तान का मैच रखा गया है प्रीमियम स्पॉट पे। तो ये वही मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग और उसका ड्रामा है। जैसा कि पिछला मैच इंडियंस ने अपने दम पे बाइकआउट किया, फिर साबित किया बीसीसीआई को उनके मुंह के ऊपर कि ये जो आप कर रहे हैं गलत है। आई होप कि ये वापस से रिपीट हो और अब की बार उससे भी ज़्यादा रिपीट हो। जैसे पिछली बार ये आधा स्टेडियम खाली था, अब की बार उम्मीद करता हूँ कि 90% स्टेडियम खाली पड़ा रह जाए और व्यूअरशिप जो उस पर आनी है वो भी ना आए। मत देखो उसे, जब तक आप उसे इकोनॉमिकली ज़ीरो नहीं करोगे तब तक ये लोग यही चलाते रहेंगे। आपको क्वालिटी दिखवानी है और आपको क्रिकेट देखना है, बिल्कुल देखो। इंडिया अफगानिस्तान देखो, इंडिया श्रीलंका देखो, और बाकी उसमें देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देखो, इंडिया न्यूजीलैंड देखो, इंडिया इंग्लैंड देखो, इंडिया साउथ अफ्रीका देखो। वो देखो जिसके अंदर एक्चुअली मज़ा है, जिनकी कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान की टीम अपने दम पे किसी को नहीं हरा पा रही है, स्ट्रगल कर रही है बाकी टीम्स के खिलाफ, लेकिन आपको उनको उस पर दिखाना है। मतलब देखो, मैं मानता हूँ कि वो इंडिया के अंदर, इंडियंस के अंदर होता है कि उसको उनको हरा के मन की शांति पे जाते हैं, लेकिन उससे उनको तो फ़ायदा हो रहा है। 30 से 40 करोड़ जो भी उनको मिले हैं एक मैच से, अब उनको फिर मिलेंगे, और वो आपको बैट बॉल खेलने में काम नहीं लाएंगे। वो लोग, उन पैसों की आएगा बारूद और वो बारूद आप ही की तरफ फायर होगा, क्योंकि उन्होंने अपने देश का सब कुछ तो बेच ही दिया है और आखिर में उन्होंने फौज भी बेच दिया सऊदी को। उन्होंने वो डिफेंस पैक्ट किया है सऊदी के साथ में। डिफेंस पैक्ट ऐसा अलग सा कुछ नहीं है, ये सऊदी अरेबिया ने अपने आप के लिए भाड़े की फ़ौज खरीदी है पाकिस्तान से, डिटरेंस के लिए। क्योंकि जब कतर पे अटैक किया इजराइल ने, तो सऊदी और कतर और ये सारे ऐसे हो गए कि हमारे को हमारी तरफ से भी एक न्यूक्लियर बैकिंग चाहिए कि इजराइल एकदम से कहीं अमेरिका को ये ना कह दे कि अगला नंबर इन पे अटैक करने का है और अमेरिका हाथ खड़े कर दे। क्योंकि इजराइल का सपोर्ट करना अमेरिका किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसको उसके लिए सऊदी अरेबिया, कतर वतर किसी को छोड़ना पड़े। ये बात 100% क्लियर है। तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए इनको एक तरीके से हायर करा है, वही एक डिफेंस पैक्ट इनका जब तक है। अगर पाकिस्तान पे अगली बार उन्होंने ड्रामेबाजी करी और इंडिया ने अटैक किया, तो आप लिख के ले लो, सऊदी अरेबिया इनकी तरफ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पागल थोड़ी हैं। इनसे डिफेंस पैक्ट किया अपनी आपके डिटरेंस के लिए। इंडिया के अंदर उन्होंने 100 से 150 अरब रुपए, अरब डॉलर, 100 से 150 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं। इतना बड़ा अमाउंट और इतने सालों का जो लिंकिंग और वो बनाई है MBS ने मोदी जी के साथ में, वो उसको छोड़ेगा नहीं। वहाँ पे सरकार का ड्रामा नहीं, वहाँ पे किंग ही है, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एंड उनका बहुत क्लियर है कि अगर हम बना नहीं सकते एक न्यूक्लियर बम, तो हम खरीद तो सकते ही हैं। उन्होंने वही किया, उन्होंने एक फ़ौज खरीदी है और एक न्यूक्लियर बम का हिसाब किताब जोड़ा है, ताकि अगर कभी दिक्कत आ जाए तो इजराइल को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये कह सके कि हमारे पास भी, मतलब सेकंड हैंड ही सही लेकिन है। तो ये मेन मसला है वहाँ का। इटली से चलते हैं इजराइल के तरफ, एकदम एंड में आता है। तो इजराइल ने वहाँ क्लियर कर दिया है
कि गाज़ा के अंदर जो ड्रामेबाजी अब हो रही थी, जितना चिल्लम चिल्ली हो रही थी, एकदम से शांत हो गई। वहाँ उसकी बात नहीं चल रही ज़्यादा। वो क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वहाँ पे सही बेल्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जो फालतू बोलता हुआ लग रहा है उसको क्लियर करके हटाया जा रहा है, क्योंकि उनका मैटर क्लियर है कि हमारे ऊपर चाहे अगर आपने 1% अटैक किया, चाहे एक गोली चलाई, चाहे एक मिसाइल चलाई, हम फुल फोर्स रिटेलिएशन करेंगे। जितना हमारे पास है सब कुछ डाल देंगे। तो जो भी, क्योंकि उन्होंने बहुत वेट किया यार। आप 1600 लोग मार दोगे, उनके विलेजेस के विलेज तबाह कर दोगे, बच्चों को जिंदा जला दोगे, और आपको क्या लगता है उसके बाद वो बदला नहीं लेंगे? यहूदियों ने बहुत कुछ खोया है। यहूदी हो गए, कुर्द हो गए, ज़ईदी हो गए, इन्होंने सालों साल सैकड़ों बार अपना वो जेनोसाइड देखा है अपनी आंखों से। इनको हर देश में, दुनिया के हर कोने में मारा गया है। तो जैसे यहूदियों ने देखा है, तो उनको अब उनका क्लियर है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो वी विल डिस्ट्रॉय एवरी लास्ट पर्सन जो उनके ऊपर अटैक करेगा। वो कर रहे हैं। उसके अलावा एक आईसिस वाले उठे थे, उनको ख़त्म कर दिया है यजीदियों ने और कुर्द्स ने। मतलब कुर्द्स एक तरीके के लोग हैं जो इराक और टर्की के उधर रहते हैं, जो चाहते हैं कि कुर्दिस्तान नाम से अपनी एक उनको जगह मिले, क्योंकि इराक तो एक तरीके से डिफंक्ट स्टेट हो चुका है, और वहाँ पे उन्होंने ही पूरा का पूरा संभाला था कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना है। और पूरा का पूरा जो आईसिस से लड़ाई लड़ी है कुर्दियों ने लड़ी है और यजीदियों ने लड़ी है। फन फैक्ट कि यजीदी जो हैं वो अपने रूट ट्रेस करते हैं इंडिया पे, और कार्तिक भगवान जो शिव के पुत्र हैं उनको कहते, वो मानते कि वो उनकी पूजा किया करते थे। तो उनके टेम्पल्स हैं। उनका नाम सुन के आपको लगेगा किसी, हो सकता है मुस्लिम्स हो, पर नहीं, वो बिल्कुल अलग है। उनके टेम्पल्स हैं, वो वहाँ पे अपना पूजा पाठ करते हैं। उनको बहुत सताया गया 2007 से लेकर 2019 तक। उनके ऊपर खूब प्रताड़नाएं, उनकी पॉपुलेशन को बिल्कुल ज़ीरो करने की कोशिश करी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रिटेलिएट किया और अपना इलाका वापस लिया। तो वो भी चाहते थे कुर्दिस्तान बने, तो उनका भी एक कार्तिकिस्तान बने। ये उनकी मांग है, और उसमें ये दोनों के दोनों जो इंडिजिनस लोग हैं उस एरिया के, वो अपना अलग से चाहते कि उनके अलग पहचान मिले और उनको उनकी एक अलग जगह मिले। देखिए, जो आखिरी तक सताया हुआ आदमी है उसको उसके एक जगह की, एक क्या कहते हैं, भूमि की टुकड़े की नीड होती है। यहूदियों को जब तक इजराइल नहीं बना था, द प्रॉमिस लैंड, द लास्ट लैंड प्रॉमिस्ड टू देम, तब तक उनको हर देश में, इंडिया को छोड़ दें और एक दो किसी पार्ट को छोड़ दें, तो पूरी दुनिया में उनको सताया गया, मारा गया, जेनोसाइड किया गया। हिटलर ने तो उनके साथ जो किया, वो डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद सबको एक तरह से रूह दिला दे, ऐसा किया गया था। तो जब तक उनको इजराइल बनाने का मौका नहीं दिया गया, जब उनको इजराइल मिला, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड दे शोड देयर ग्रेट कि नहीं, हम सर्वाइव करेंगे, ये हमारी जगह है, हम इसके लिए आखिरी बंदे तक लड़ेंगे, और हम किसी पर जुल्म नहीं करना चाहते जब तक अगला हम पे, लेकिन हाँ, अगर अगला हम पे कोई जुल्म करेगा तो हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। ऐसे ही कुर्दिस्तान के अंदर रहने, मतलब इराक के उस एरिया में और सीरिया के उस एरिया में जो कुर्द और यजीदी लोग रहते हैं, वो भी ऐसे ही एकदम आखिरी चोर पे आ चुके हैं। फिर उनके एकदम कहते हैं जो पीठ लग चुकी है दीवार से, इससे वो आगे ही बढ़ सकते हैं। तो वो भी अब इसी मोड पे चल रहे हैं, और उनकी भी ये मांग है कि उनके दो देश बने। और अगर वहाँ पे कुछ सरकार है ही नहीं और वहाँ पे सिर्फ टेररिज्म हो रहा है और उनको ज़बरदस्ती पुश करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो भाई अपनी ज़मीन के लिए अगला लड़ रहा है, देखना पड़ेगा।
ये मैंने आपको कुछ इसलिए बताया कि आपको भी पता चले कि हाँ, दुनिया में मेजर चीज़ों के अलावा कुछ माइनर चीज़ें भी होती हैं जो कि आगे चल रही हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने अब एक बात बोली कि मैंने डेमोक्रेसी बचाने का ठेका नहीं ले रखा, इट्स नॉट माई जॉब। और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, उन्हें संविधान बचाओ यात्रा भी निकाली थी उन्होंने। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बचाना के लिए अपनी जॉब नहीं मानते, डेमोक्रेसी बचाना भी अपनी जॉब नहीं मानते, लेकिन वो यात्रा उन्होंने निकाली थी। वोट चोर गद्दी छोड़ करके भी उन्होंने वोट चोरी यात्रा भी निकाली थी, लेकिन उनके कोई वो नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन और एनी डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। उनका बात क्लियर है, उन्होंने अपने मुंह से बोला। तो फिर क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो बेचारे, मत दुखी हो यार। पर चलो, काम है करो। 90 इलेक्शन पहले ही हार गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हार गए, 91 हो गए हैं। तो अब शतक मारने के बाद तो फिर तो कांग्रेस खुद ही कह देगी कि भाई जी अब बहुत हुआ, अब आप जाओ दादा, आप जाओ, अब दीदी को लेके आओ अपनी, अब उसको ट्रायल पे लेते हैं कि शायद आपसे तो बेटर ही कर देंगे। 100 से ज़्यादा कितने ही हारोगे आप भी। तो अब देखते हैं कि बिहार चुनाव और असम चुनाव नंबर 91 के बाद 92 और 93 साबित होते हैं नहीं होते। वैसे तो होंगे ही दोनों के दोनों। तो 93 94 का आंकड़ा तो अब की बार के चुनाव की साइकिलों में हासिल कर लेंगे। नर्वस 90s पे आ गए हैं अब ये। अब इसके बाद चलते हैं अमेरिका। अमेरिका के अंदर H1B वीज़ा के ऊपर खबर आई कि उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख की फी रखी है। तो $1 लाख का जो स्पॉन्सरशिप जो देनी पड़ेगी, या हमें हमारे बच्चों को अप्लाई करके देनी पड़े, चाहे उनकी कंपनीज जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं उनको देनी पड़े, उससे जो कंपेटिटिव एज था बच्चों के पास, उस पर असर पड़ता है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के, हमारे यहाँ के वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास वहाँ के बच्चों के मुकाबले स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स के हिसाब से। तो हमारे यहाँ के बच्चे, जापान चाइना के बच्चे वहाँ पे बेटर परफॉर्म करते हैं, कोरिया के बच्चे हो गए। तो ये बात से अमेरिका को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो H1B पे जो लोग होते हैं उनकी पे, वहाँ के लोगों को जो पे होती है उससे थोड़ी कम देनी पड़ती है। तो कंपनीज को भी फ़ायदा होता है इनको हायर करने में। लेकिन अगर ये $1 लाख जो बढ़ता है, यानी कि इंडिया के हिसाब से अराउंड 87-88 लाख रुपीज़, उससे जो कंपेटिटिव है जो ये सब है उसमें बहुत ज़्यादा असर आता है। तो उससे हमारे आगे के रिक्रूटमेंट और इस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये प्रेशर टैक्टिक के थ्रू भी यूज़ कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनको आगे अपना पावर शो करने के लिए जो टैक्टिक्स वो चल सकते हैं, उसमें H1B बहुत बड़ा है। इंडिया से डील करना हो, चाइना से डील करना हो, या किसी और कंट्री से डील करना हो, तो उसमें ये एक तरीके से पावर का एक पीस है जिसको यूज़ करने के लिए उन्होंने ये रूल लाए हैं। क्योंकि ये रूल लाए हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो मेजर कंपनीज़ हैं जैसे मेटा, गूगल, एप्पल और जैसे भी इनकी बड़ी जो कंपनीज़ हैं ये सारी एग्जम्प्टेड हैं। उसके अंदर अब ये हायर फीस का प्रावधान नहीं है। जो कंपनीज़ का है उन पर इफेक्ट आएगा, उसका उनको पता चलेगा, पर उससे लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान है। बाकी वो उनकी खुद की पॉलिसीज़ हैं, वो आगे भुगतेंगे या जो होगा वो उनकी हेडेक है। ये एक डेस्परेट मूव है, क्योंकि पेट्रो डॉलर जो है उसकी डील वापस से साइन हुई नहीं है मिडिल ईस्ट में। हाँ, पेट्रो डॉलर की डील थी कि जिसमें सऊदी अरेबिया और ये गल्फ़ कंट्रीज़ अपना तेल सिर्फ डॉलर के उस पर बेचती थी, मतलब आप डॉलर देंगे तभी आपको कंट्रीज़ अपना तेल देंगी, किसी और उसमें डील नहीं करती थी। लेकिन 2023-24 में ये ख़त्म हो गई।
जो डील की अवधि थी, और उसको रिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और ये बाइडेन जी से वैसे ही खुश नहीं, तो उन्होंने उनसे डील नेगोशिएट करने से मना कर दिया। और ट्रम्प भाई साहब जब आए हैं तो उनके तेवर थोड़े टेढ़े हैं, तो इससे भी अभी तक वो वापस से साइन नहीं हुई है। तो उस वजह से भी ये थोड़ी खींचातानी का एक वो बना है पॉइंट, उसका भी इन सारी चीज़ों में बहुत बड़ा लेना देना है। इंडिया से डील, पेट्रो डॉलर का ना साइन होना, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीज़ें इस पर इफेक्ट लाती हैं। पेट्रो डॉलर का ना साइन होना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, गल्फ स्टेट्स के लिए भी दिक्कत का सौदा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर जो उनको रेट चाहिए वो चाहिए अराउंड 83 से $85 पर बैरल का, जो कि अभी अटका हुआ है 65-68 डॉलर्स के अराउंड, जिसमें भी इंडिया अपना अलग से कंसेशन ले लेता है रशिया से। तो रशिया और इंडिया ने अपना एक स्टेबल मार्केट और स्टेबल कर रखा है ऑयल प्राइसेस को, लेकिन जो सऊदी अरेबिया के पक्ष में नहीं है, और इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के चलते सऊदी अरेबिया को लोन लेना पड़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरेबिया ने इससे पहले बहुत सालों पहले कभी एक लोन लिया था, उसके अलावा उन्होंने कभी लोन लिया नहीं है, एंड दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर, और उन्होंने वापस से साइन नहीं किया है, तो उससे उनकी इकनॉमी और आगे उनके ट्रेड पे भी काफ़ी असर पड़ा है। तो ये अच्छा भी बहुत है इंडिया के लिए, बुरा भी बहुत है। अमेरिका के लिए भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं, बट इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ गेम ऑफ चेस, जिसमें लोग अपनी चालें चल रहे हैं। एंड गोल्स वही हैं जो कि हैं इंडिया से ट्रेड डील, पेट्रो डॉलर स्टेबलाइजेशन, डॉलर को की मोनोपोली को वापस लेके उसको स्ट्रेंथनिंग देना, और जो भी अपना उसके खिलाफ रिवोल्ट करे या फिर अपनी स्टेबलाइजेशन शो करे उसको एक तरीके से फोर्स करना। बेशक से वो चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, सऊदी अरेबिया हो, इन सब के ऊपर एक काउंटर बैलेंसिंग का स्ट्रैटेजी चल रही है। बट इन चीज़ों से ऑन अ लार्ज स्केल फ़र्क उतना नहीं आता है। इंडिया, जो कि बात हो रही है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग गुड, हमारी मार्केट स्टेबल है, हमारी कंजम्पशन गुड है, हमारे पास अच्छे से अच्छे जो मतलब इंडिया के अंदर अब आप देखिए थोरियम रिजर्व्स का क्लियरेंस और उस पर काम होना शुरू हो गया, पेट्रोलियम के नए भंडार मिले हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रेयर अर्थ में चाहिए होते हैं उनका माइनिंग और उसके लिए हिसाब किताब सही से शुरू किया जा रहा है। फोर्सेस पुख्ता हैं, और क्या कहते हैं जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उसमें भी क्लियर बात हो गई है कि अमेरिकन जेट्स की जगह जो डसॉल्ट एविएशन के रफेल्स हैं उनको और SU-57 पे जोर दिया जा रहा है, और उसके आगे चल के बात शुरू हो रही है। उसके अलावा Su-30 MKI जो मतलब अभी तो हमारे पास रशियन Su-30 MKI हैं, उसके लिए नए इक्विपमेंट्स, नई मिसाइल्स वगैरह को एक्वायर किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो हमारी फोर्सेस की शक्ति बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमिक शक्ति बढ़ रही है, हमारे अंदर का जो ग्रोथ है वो स्टेबल है, अच्छे से ग्रो हो रहा है, इन्फ्लेशन कम है। इंडिया डूइंग गुड, वर्ल्ड नॉट सो मच, बट वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ आवर फ्रेंड्स, वी आर having a keen eye on our adversaries and on the challenges ahead, and we are ready to strike back to our enemies any way possible, सिवाय क्रिकेट के, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो फिर ओलंपिक नहीं मिलेगा। ये तर्क रखा गया है जिसका कोई बेस है नहीं, और फ्रैंकली स्पीकिंग BCCI को जागने की ज़रूरत है इस पर कि आपको ये नहीं करना चाहिए। आई होप कि सारे देशवासी फिर से BCCI को एक क्लियर संदेश देंगे कि आपको ये मैचेस नहीं रखने चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, सबसे मेन बात जाते जाते ये कि आह्वान किया गया है अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा कि युवा, स्टूडेंट्स एंड जेन ज़ी अपनी ताकत दिखाएं। जैसे कि
और वो उन्होंने जो कि उनका कहना ये था कि ये जेंजी जो प्रोटेस्ट नेपाल में हो ऐसी वो ताकत इंडिया में दिखाएं। पर वो भूल जाते हैं कि हम वहाँ पे जो जेंजी है उसने लेफ़्ट विंग के ख़िलाफ़ अपनी वो पावर और बात शो करी थी। वो करप्शन से और लेफ़्ट विंग पॉलिसीज़ से, उनके कल्चरल जो डायनामिक्स थे उस पर चेंजेस जो हो रहे थे उससे परेशान थे। हमारे देश का युवा आपके इन चीज़ों के बहकावे में नहीं आएगा। हम क्लियर हैं अपने इसको लेके, और लेफ़्ट का जो तंत्र है कि जहाँ वो पिटे हैं उसके बारे में बात वो उस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनका सपना ये कि सेम चीज़ हमारे यहाँ हो जाए, तो भाई साहब नहीं होगी। वी आर फंडामेंटली अ पेट्रियट सोसाइटी, नेशनलिस्टिक सोसाइटी। हमारे यहाँ का बच्चा ये पागलपना नहीं करेगा। नेपाल एक बहुत छोटी कंट्री है जहाँ पे उन्होंने नेपोटिज्म का ड्रामा देख के, पॉलिटिकल लिंगोइज्म का ड्रामा देख के, लेफ़्ट विंग का ड्रामा देख के, 18 साल के अंदर 14 सरकारें देख के, अपने देश को बिल्कुल गरीब होता देख के, लोगों को भूखे मरते हुए देख के, और उन्हीं से नेताओं के बच्चों को बाहर ऐश करते हुए देख के थक हार के वो किया है। अब वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक था तो वो नहीं था, उसके अंदर चीज़ें थी, तो चीज़ स्टेबलाइज हो गई है। उन्होंने वेंडलिज्म करा गया, वो ठीक है। इंडिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कई बार कोशिश कर चुके हैं, चाहे वो शाहीन बाग के अंदर आपने कोशिश करी हो, चाहे वो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे जो पंजाब से जो लोग आए थे किसान आंदोलन का बोल के, उसमें कोशिश करी गई हो, चाहे वो आप वैक्सीन के ऊपर चिल्लम चिल्ली करके करी गई हो, चाहे वो आपने हिंडनबर्ग के ऊपर करके करी गई हो। आपने पिछले 11 सालों में कुछ नहीं छोड़ा है जिस पे आपने चिल्लम चिल्ली नहीं करी है, चाहे वो आपने अब वोट चोरी के ऊपर ड्रामा करके करी हो। ये चीज़ें आपके ऊपर बैकफायर करेंगी। आप लगे रहो, देश भी लगा रहेगा आपको ये याद दिलाने में कि वी आर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड वी हैव द बेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड एज अवर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी रेटिंग दुनिया के सारे लीडर्स में सबसे ऊपर है। और अब ये जो लेफ्टिस्ट वाला ड्रामा है ये इस देश में नहीं चलेगा। दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टीज़, और सबसे पहले नेशन, फिर स्टेट, फिर हमारी आर्मी, उसके बाद ये सारा आपका ड्रामा कास्टिज़म, ये हिंदू मुस्लिम का ड्रामा। आप कुछ भी करते रहिए, ये अब आगे काम नहीं आएगा। वी विल नॉट अलाउ यू टू गेट इन बैक टू गेटिंग, हम आपको वापस अलाउ नहीं करेंगे। हिंदी में बोलना ज़्यादा ईजी रहता है। तो हम आपको वापस अलाउ नहीं करेंगे कि आप हमारे इसमें आएँ पावर में और हमारे देश की बर्बादी करें। तो ऐसा यार वापस आ रहा है, पूरे जोश से आ रहा है, पूरे देश में आ रहा है। वक्फ बोर्ड क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी आ रहा है। आपका वोट चोर वाला ड्रामा ज़ीरो हो गया है। हो सकता है आपके ऊपर उस बारे में कार्रवाई हो, आप उसकी थोड़ी तंगी पहले लें। और जो आपने पहले कह ही दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी बचाने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो देश इस बात को ध्यान रखेगा अगले चुनाव में, और बहुत जल्द आप 100 का आंकड़ा पार करेंगे चुनाव हारने का। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।